मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोल कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ फार्मूले बताए थे जिसका हेल्प हम नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ गैस को कैलकुलेट करने में यूज कर सकते हैं। उसी का एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द फॉलोइंग इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ द गैस कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर जो मास ऑफ गैस दिया वो 40, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 32। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 1.25 मोल्स आ जाएंगे। उसी प्रकार अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला आता है मास अपॉन में एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 6 एवोगैड्रोस नंबर। सो 40 डिवाइडेड बाय 16, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? 40 ग्राम ऑक्सीजन में 5.150 इंटू 10⁻24 एटम्स आएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला बताया था? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जब मास 40 दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 32 होता है, तो अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 7.50 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने के लिए फार्मूला होता है मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। तो 40 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 22.4 लीटर। तो 40 ग्राम ऑक्सीजन का जो मास आ जाएगा वो कितना है लीटर, जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा? 28 लीटर आएगा। तो इस तरह से हम जो मोल कंसेप्ट है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को इन फार्मूलेस की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रही हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन कैलकुलेट number of moles present in 160 gram of NaOH। 160 ग्राम ऑफ NaOH। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। तो सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH आएगा वो 40 आएगा। आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर जो मास है वो कितना दिया हुआ है आपको? 160। और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है? 40। 41 जा 40 एंड 41 4 जा 160। सो देयर विल बी 4 मोल्स ऑफ NaOH। कितने मोल्स हो जाएंगे? 4 मोल्स ऑफ NaOH होंगे। यानी 160 ग्राम ऑफ NaOH में कितने मोल्स होते हैं? 4 मोल्स होते हैं। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड छोटी छोटी सी क्या है डेफिनेशंस हैं। उसमें सबसे पहला जो है आप पढ़ते आते हैं AMU। फुल फॉर्म ऑफ AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन आजकल एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस कर दिया गया है U से, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। यानी अब AMU यूज नहीं होता है, अब क्या यूज होता है? U। और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। फिर भी 1MU का मतलब क्या होता है? 1MU का मतलब होता है कार्बन जो हमारा एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाता है कार्बन 12 के फॉर्म में। कार्बन का एटॉमिक मास 12 और उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में सबसे ज्यादा कंपाउंड्स नेचर में कार्बन के मिलते हैं। तो कार्बन से कंपेयर करके इसको निकाला गया है किसको? एटॉमिक मास को। तो एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ 1/12 ऑफ 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसका जो 1/12 पार्ट आता है वो AMU कहलाता है। कोई भी कार्बन एटम के एक एटम के मास का जब आप 1/12 निकालोगे तो जो मास आएगा वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। अब अपने को इसके आगे पढ़ना है एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? एटॉमिक मास मतलब इट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट विच टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स द गिवन एटम इज हैवियर देन
1/12 ऑफ द मास ऑफ एन कार्बन एटम। जो भी एलिमेंट है जिसका भी एटॉमिक मास आपको निकालना है, उसका जब आप कंपैरिजन करेंगे 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम से, तो वो जितने टाइम्स हेवियर होगा वो उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। तो एटॉमिक मास की यूनिट का डेफिनेशन क्या जाएगी, इट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट विच टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स द गिवन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन कार्बन एटम। दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास। और उसकी यूनिट हमेशा क्या रहेगी, AMU, या फिर आप क्या लिखोगे उसकी जगह U। अब अगला जो पॉइंट डेफिनेशन है वो है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, अभी तक हम एटॉमिक मास की यूनिट में AMU यूज करते थे या फिर U यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका मॉलिक्यूलर मास। व्हाट डू यू मीन बाय द मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, it is the mass which tells us, it is the mass of a molecule of an element which tells us that how many times the given molecule is heavier than 1/12 of the mass of an carbon atom। सिंपल सा कंसेप्ट अगर देखें तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम को जब हम कार्बन के 1 एटम के मास का 1/12 से कंपेयर करेंगे तो वो एटॉमिक मास कहलाएगा। और अगर हम किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल के मास को कार्बन के 1/12 ऑफ द मास से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वो उस मॉलिक्यूल का क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। और अगली जो टर्म आती है वो क्या है आपकी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीन्स व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम। जब आप एटॉमिक मास को यूनिट ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास होता है, और जब मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास। रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास। रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास, ये जो टर्म है ये जनरली आइसोटोप्स के लिए यूज होती है। आपको पता है आइसोटोप्स, दीज आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, अलग अलग होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, तो उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन 12 है, 6 है, कार्बन 13 है, 6 है। यहाँ पर मैंने जो आपके सामने लिखा, ये कार्बन के मैं आपके सामने 2 आइसोटोप्स लिख रही हूँ, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 13 है। अब आपको एक्चुअल में वास्तव में इसका एटॉमिक मास कितना होगा, एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, वो अगर निकालना है तो रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए फॉर्मूला आता है रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास। रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, summation of percentage of abundance multiplied by atomic masses, atomic mass and divided by 100। यानी जो कोई भी आइसोटोप नेचर में जितना परसेंट मिलता है और उसका एटॉमिक मास, इनका प्रोडक्ट निकाल लो। ऐसे सारे आइसोटोप्स का परसेंटेज ऑफ अबंडेंस और एटॉमिक मास का प्रोडक्ट निकाल के उसका सम कर लो, सम को 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि नेचर में कार्बन 12 जो है वो 90% मिलता है और कार्बन 13 जो होता है वो 10% मिलता है। अगर आपको इस तरह से बोला गया है और आपसे कहा गया है कि कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास निकालिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन 12 है तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 12, और इसका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस कितना है, 90, तो हमने उसको 90 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस कार्बन का दूसरा आइसोटोप जो है उसका एटॉमिक मास 13 है और इसका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस कितना 10 है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100। सो इट विल बी 1080 प्लस 130 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100। सो इट विल बी 1210 डिवाइडेड बाय 100, सो इट विल बी 12.1। तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो कितना आएगा, 12.1। इस तरह से आपको जितने भी आइसोटोप्स दिए हुए होंगे उनके परसेंटेज ऑफ अबंडेंस दिए होंगे, तो आपको सिर्फ उनका एटॉमिक मास और परसेंटेज ऑफ अबंडेंस का प्रोडक्ट निकाल के समेशन करना है और 100 से डिवाइड कर देना है। तो आपको इस तरह से रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं आप किसी भी आइसोटोप का। नाउ
the next topic of our lecture is determination of percentage of element in a compound. Determination of percentage composition. Determination of percentage composition. Determination of percentage composition of a compound. या इन अ कंपाउंड. डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन इन अ कंपाउंड. अब आपको मैंने पढ़ाया है कंपाउंड क्या होता है. व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो देन अ कंपाउंड इज फॉर्म. मतलब कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है. तो उस कंपाउंड में एक एक एलिमेंट का कितना परसेंटेज होता है उसको हमको क्या करना रहता है, फाइंड आउट करना रहता है. तो हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे. परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू फार्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड. मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड. मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड. मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है. तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl निकालोगे. मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और क्लोरीन का 35.5 होता है. तो ये कितना हो जाएगा आपका 36.5. अब आपको परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है. तो हाइड्रोजन का मास कितना है इस कंपाउंड के अंदर 1 और उस कंपाउंड का टोटल मास कितना है 36.5 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर लोगे आप 100. तो इस तरह से आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लोगे. परसेंटेज ऑफ क्लोरीन अगर आपको निकालना है तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35.5. कंपाउंड का टोटल मास कितना है 36.5 और मल्टीप्लाइड बाय 100. या आप हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालकर 100 में से माइनस कर दोगे तो क्लोरीन का परसेंटेज आ जाएगा. या क्लोरीन का परसेंट फाइंड आउट करके उसको 100 में से माइनस कर दोगे तो किसका परसेंटेज आ जाएगा, हाइड्रोजन का. तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट्स का इस फार्मूले की हेल्प से परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट्स का क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये जो चीज मैंने आपको बताई है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये हमको एम्पेरिकल फार्मूला निकालने में मदद करेगी क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला में हमें परसेंटेज की जरूरत पड़ती है. तो कई बार परसेंटेज देते हुए ना देते हुए हमको मास वगैरह दिया हुआ रहता है, कंपाउंड का मास दिया रहता है, एलिमेंट का मास दिया हुआ रहता है और फिर हमको उससे परसेंटेज निकालना रहता है. उसके बाद हम लोग जो है एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं. तो यह है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड. अब नेक्स्ट वन जो आता है वो है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. What do you mean by empirical formula and what do you mean by the molecular formula? 10th स्टैंडर्ड में रेस्पिरेशन चैप्टर में आपने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा हुआ है और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6. ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है. अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम होते हैं तो आप कहोगे 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 होते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय द एम्पेरिकल फार्मूला. अगर आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो 6:12:6 यानी 1:2:1. तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा CH2O. और जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम होता है हम उसको कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला. क्या कहते हैं उसको, एम्पेरिकल फार्मूला, जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है. तो एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द फार्मूला विच टेल्स अस अबाउट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड.
एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स है उनके एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो बताने वाला फार्मूला क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है। और जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि एक कंपाउंड में या एक मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स के एटम्स के इतने नंबर हैं, जैसे इसमें तो कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के, तो जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन जाएगी कि फार्मूला विच टेल्स अस अबाउट द एग्जैक्ट नंबर सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, so that is known as the empirical formula, and the formula which tells us about the exact number of atoms of various elements, so they are known as the molecular formula. अब जब हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमको कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फार्मूले में पहले आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, फिर उसके बाद जो है हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो आपको सबसे पहले जो भी एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला का न्यूमेरिकल दिया हुआ रहता है और अगर आपको उसको कैलकुलेट करना है तो या तो क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ रहेगा, इट विल बी मच बेटर। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको मॉलिक्यूलर मास की जगह पर वेपर डेंसिटी भी दी हुई रहती है, तो हमको वेपर डेंसिटी को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास में। तो मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय वेपर डेंसिटी। यानी आपको जो भी वेपर डेंसिटी दी हो उस वेपर डेंसिटी में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उस कंपाउंड का क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब एक बार हमने मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लिया, लेकिन अगर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है, लेकिन उसके साथ में हमको एक वैल्यू की जरूरत पड़ती है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला, n मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। आपको n को किससे मल्टीप्लाई करना है? अब यहाँ पर n जो वो एक इंटीजर है, इट्स वैल्यू है भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। n एक इंटीजर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम अपने मन से n की वैल्यू 1 2 3 नहीं रख सकते, हमको n की वैल्यू कैलकुलेट करना होती है। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है एम्पेरिकल फार्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब हम जब एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, एम्पेरिकल फार्मूला की टेबल होती है, उससे अपन एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे, फिर उस एम्पेरिकल फार्मूला से हम एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। और आपको हमने यहाँ पर बता रखा था कि न्यूमेरिकल्स में या तो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास दिया होगा तो वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, या वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर मास निकालकर उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। तो इस तरह से जब आप एम्पेरिकल फार्मूला मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी। उस n की वैल्यू को जब हम एम्पेरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें 3 फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। एक तो मॉलिक्यूलर मास, जिसमें उसकी वेपर फार्म निकालने के लिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मतलब आपको वेपर डेंसिटी दी हो तो मॉलिक्यूलर मास दिया हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला। और n निकालने के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मैं आपको यहाँ पर टेबल बताने जा रही हूँ एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए जो टेबल बनती है। तो वो टेबल में सबसे पहले तो आप लिखोगे एलिमेंट, जो एलिमेंट उसके अंदर होंगे, उसके बाद आप लिखोगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का कितना परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, फिर आप लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट या एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, फिर आप यहाँ पर निकालोगे रिलेटिव एटॉमिक रेशियो, रिलेटिव एटॉमिक रेशियो। तो रिलेटिव एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए फार्मूला होता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। और उसके बाद आता है आपका सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो के लिए आप क्या करोगे? रिलेटिव एटॉमिक रेशियो जो भी है, रिलेटिव एटॉमिक रेशियो, उसको लिस्ट रिलेटिव एटॉमिक रेशियो से डिवाइड करोगे, लिस्ट रिलेटिव एटॉमिक रेशियो, लिस्ट रिलेटिव एटॉमिक
रेशियो से आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। मतलब यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएंगे उनके सबके रिलेटिव एटॉमिक रेशियो आएंगे, तो उसमें से सबसे कम रिलेटिव एटॉमिक रेशियो जिसका रहेगा उससे सारे रिलेटिव एटॉमिक रेशियो को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो मिल जाएगा। इस तरह से विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी कैन कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।